तो हमने मीडियन में देखा था कि जब हम कोई भी चीज़ अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, उसके बाद अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं जो भी डेटा है उसके, तो हम उसमें से एक तो n/2 को लेते थे मीडियन और एक n/2 + 1 को लेते थे। और अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो उसमें हम लोग n/2 लेते थे, सॉरी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो उसमें हम लेते थे n+1/2, मतलब ये हो गया 2n+1/2, ठीक है। इसमें लेते थे हम लोग n+1, इसमें लेते थे n+1th और इसमें लेते थे n/2 और n/2 + 1। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास 1 2 3 4 5 ये ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो इनका मीडियम क्या होगा, ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है तो इनका मीडियन होगा 3। और अगर ये एग्जाम्पल है, ये है, और इनका मीडियन क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है 3 और 4, है ना। ये जो सेंट्रल टेंडेंसी है ये हमेशा सेंटर के आसपास रहती है। और जैसे अगर मेरे को 1 2 3 4 5 का मीन निकालना है तो मैं क्या करूँगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स 5। तो ये ऊपर का समेशन कितना हो गया, लेफ्ट साइड लिख देता, एक सेकेंड, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 5 + 4 9 + 3 12 + 2 14 + 1 15। तो इसका समेशन हो गया 15 और नीचे 5 है तो ये कट के हो गया 3। तो हमारे पास फाइनल आ गया मीन 3। तो जो पहले वाला केस था इसके लिए मीन क्या है 3 और ये सेंटर में है जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसके, तो ये हमेशा सेंटर में रहती है ये सेंट्रल टेंडेंसीज। और ऐसी एक टेंडेंसी है मोड। मोड बड़ी सिंपल सी है कि जो भी ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है वो हमारा मोड हो जाएगा। मोड को लिख देते हैं मोस्ट रिपीटिंग। ये हो गया हमारा मोड। मीडियन क्या होता था, असेंडिंग में अरेंज करो या डिसेंडिंग में करो, उसके बाद फिर उनका जो मिडिल वाला सबसे मिडिल एलिमेंट है वो उठाओ ऑड केस में। तो इवन केस में उसका जो भी डिवाइड बाय 2 टर्म है, मतलब अगर इवन नंबर ऑफ टर्म है 6 टर्म है तो 6 डिवाइड बाय 2 थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म हमें लेना पड़ेगा। मीन में क्या है, सम ऑफ ऑल टर्म्स बाय नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। तो अब हम मीन से जुड़ी कुछ बातें करते हैं। मीडियन और मोड अब हमारे काम के नहीं है। वापस हम याद कर लेते हैं हमारे मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल को, ठीक है। इसको भी हटा दो। अब मीन में क्या आता है, सम ऑफ ऑल टर्म्स बाय नंबर ऑफ ऑल टर्म्स। अब मेरे पास जैसे कोई सीरीज है 1 2 3 4 5 से लेकर 1000 तक मान लो। अब मुझे इसका सम ऑफ ऑल टर्म्स निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मुझे मीन निकालना है ना इसका, इस सीरीज का। इस सीरीज को साइड में लिख देते हैं अच्छे से। मेरी सीरीज है 1 2 3 4 5 6 7 से लेके 9 9 9 और 1000, ठीक है। तो अगर मुझे सम ऑफ ऑल टर्म्स निकालना है तो मैं क्या ऐसे लिखूंगा हमेशा, ये हो गया मीन, मैं लिखूंगा 1 + 2 + ऐसे लेके सारे लिखूंगा से लेके 1000 तक। उसके बाद डिवाइडेड बाय, ये तो है 1000 नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 1000 है तो ऐसा। तो ये लिखना है ना, इतना सब लिखना कभी कभी टायरसम हो सकता है जब नंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, एक नया नोटेशन लाते हैं हम यहाँ पे, सिग्मा, ठीक है, सिग्मा। अब यहाँ पे हम एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं एन वेरिएबल है ना। और यहाँ पे लिमिट्स लगा देंगे, ठीक है, ये हो गया। अब ये सिग्मा का मतलब क्या हो गया,
सिग्मा का मतलब सम्मेशन होता है। हाँ, तो इसमें ऐसा होगा कि मैं जैसे जैसे नंबर पुट करते जाऊंगा उनके बीच में प्लस का साइन अपने आप लगते जाएगा। सिग्मा का मतलब वो होता है, ठीक है, सिग्मा मतलब सम्मेशन, है ना। तो यहाँ पे i इक्वल्स टू 1 से लेके 1000 तक है, मतलब ये n कहाँ से कहाँ जाएगा, 1 से लेके 1000। तो पहला मैंने टर्म डाला n में, ये मान लो कोई फंक्शन है, ठीक है, जो अपने आप बीच में प्लस 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 डालते जा रहा है। तो मैंने n में मान लो कोई टर्म, फर्स्ट टर्म डाला 1 डाला 1, और फिर बाद में 2 डाला, तो सिग्मा की वजह से वापस प्लस आ गया नेक्स्ट दोनों टर्म्स के बीच में। अब फिर इसके बाद इसने वापस प्लस डाल दिया उन दोनों के बीच में, 3 के बीच में, 3 और 2 के बीच में। अब ऐसे ही ये डालते जाएगा 1000 तक सिग्मा। तो इससे क्या हो गया, हमारा जो लिखने का जो काम है वो इतना छोटा हो गया, ठीक है। ये हो गया सिग्मा का सिग्निफिकेंस, डिवाइड बाय 1000, सिंपली लिख देते हैं। सिग्मा n है, तो दरअसल होता ये है कि इसका एक फॉर्मूला होता है, ये है n इंटू n माइनस 1 n इंटू n प्लस 1 बाई 2, सॉरी, ये होता है सिग्मा n का ये फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें मेरा i 1 से 1000 जा रहा है, तो मेरा लास्ट नंबर जो है वो मैं पुट करूँगा 1000 इंटू 1001 बाई 2। तो ये क्या हो गया, ये जो भी नंबर होगा उसका डिवाइडेड बाई 2, ये मेरा आ गया फाइनली सिग्मा। तो हो गया मेरा मीन, ठीक है। तो ऐसे करके हम मीन को सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब हम वापस आ जाते हैं रैंडम वेरिएबल पे। तो हम वापस आ गए रैंडम वेरिएबल पे। तो रैंडम वेरिएबल में हमने देखा था x है एक वेरिएबल और उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है p ऑफ x। अभी थोड़ी देर में एग्जांपल्स भी देख लेंगे। ठीक है, ये ऐसे टेबल चला जाएगा। चलो टेबल मान लें यहीं तक है। x है मेरा 0 1 2 3 4 5, p ऑफ x मान लो कुछ है, चलो सबके लिए 1/5 ले लेते हैं अभी के लिए। 1/5 1/5 क्यों लिया, क्योंकि 1/5 5 बार करेंगे तो 1 आ जाता है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, मेरा कोई केस नहीं छूट रहा, क्योंकि मेरा प्रोबेबिलिटी का समेशन 1 है ना। अभी देख लो 1 2 3 4 5 6, ओ सॉरी ये 6 है, तो 1/6 ले लेते हैं। तो हम देख रहे थे कि मीन कैसे निकालते हैं किसी भी रैंडम वेरिएबल और उससे एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी का। तो हमने एग्जांपल देखा था कि सम ऑफ डाइस, मतलब सम ऑफ 2 जो रिजल्ट आया, मतलब 2 डाइस है उनके फेसेस पे जो भी रिजल्ट आया, एक पे 1 आया, मान लो एक पे 6 आया, तो इन दोनों के जो सम है इसका हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और उससे रिलेटेड मीन निकालेंगे। तो पहले इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं। तो ये जो 1 और 1 है, ये एक डाइस का है और ये दूसरी डाइस का है, ये दूसरी डाइस का है, ये पहली डाइस का है। तो मान लो पहली डाइस पे 1 आया, दूसरी डाइस पे 1 आया, तो सम क्या हो जाएगा 2, है ना। फिर ऐसे ही पहली डाइस पे 1, दूसरी डाइस पे 2, 3 हो जाएगा सम। तो ऐसे ही करके हम पूरा लिखते जाएंगे 6 7 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8 5 6 7 8 9 6 7 8 9 10 7 8 9 10 11 8 9 10 11 और 12, ठीक है। तो ये हो गए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। और ये जो अंदर जो ये हाईलाइटेड बॉक्स है, ये स्टैंड फॉर डाइस 1 और ये वाला डाइस 2, ये डाइस 1 ये डाइस 2,
और इसके अंदर जो बॉक्सेस के अंदर जो नंबर्स लिखे हैं ये सम है। तो इस हमारा जो रैंडम वेरिएबल x है ये ध्यान से देखो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 है ना, ये हो गया। अच्छा तो हमने मीन में इसके करस्पॉन्डिंग कोई प्रोबेबिलिटी होगी इन सब के करस्पॉन्डिंग, है ना। तो अब इसको लिस्ट डाउन कर देते हैं, एक एक के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं अभी और उनका एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने टेबल बनाने की स्टार्ट करी, यहाँ पे मैंने लिखा x और यहाँ पे लिखा p, टेबल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। एक तो है ही नहीं, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है और फाइनली 12 है ना। तो इसको बड़ा बना देते हैं थोड़ा, तो ये हमारा है p ऑफ x, ठीक है, दिख रहा है ये p ऑफ x है और ये रैंडम वेरिएबल x है जो कि 2 से लेकर 12 तक वैल्यूज ले रहा है, 11 है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2। अब इसमें 2 कितने हैं इस टेबल में, ऊपर इस टेबल में 2 है, 1, एक ही 2 है इसमें। तो टोटल एंट्रीज कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। तो 6 इंटू 6 36 एंट्रीज है टोटल, 36 एंट्रीज है। तो टोटल मेरा जो हो जाएगा टोटल केसेस वो हो जाएगा 36, और जिसमें से 2 कितने हैं, एक ही है, तो ये हो गया 1/36। और 3 कितने हैं, 3 ऊपर दिख रहे हैं, 2 है ना, फेवरेबल केसेस, तो ये हो गया 2/36। ऐसे ही 4 हो जाएगा 3/36, ऊपर देखो 1 2 3, 5 का हो जाएगा 4/36, 6 का हो जाएगा 3 4 5, 5/36, और 7 का हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 6 फेवरेबल केसेस है, टोटल केसेस तो 36 है, तो 7 का हो जाएगा 6/36। अब ऐसे 8 का हो जाएगा 5/36, 9 का 4/36, 10 का 3/36, 11 का 2/36 और 12 तो एक ही है, तो इसका हो जाएगा 1/36। ठीक है, फिर से देख लेते हैं, x 2 है, एक ही है, टोटल केसेस 36 है, 6 इंटू 6। ऐसे ही 3 के लिए निकाला, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 7 8 9 10 11 12, सभी के लिए निकाला, तब जाके मेरा ये बन गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। है ना, ये हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, तो हमें इसके नाम से कुछ काम नहीं है। तो फाइनली ये हो गया टेबल। अब जब हमने रैंडम वेरिएबल निकाल लिया, प्रोबेबिलिटी निकाल ली, तो हमें ये जो बड़ी वाली टेबल है इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि ये हमने बनाई थी इसीलिए ताकि हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकें। अब हमें क्या निकालना है, मीन।
ठीक है। तो अब हमें निकालना है मीन। तो मीन क्या होता था, इसको हम लिखते थे कैपिटल ई ऑफ एक्स, और ये क्या होता था सिग्मा आई इक्वल्स टू जो भी है x1 से xn xi pi। ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है तो इसको साइड में भी लिख देते हैं हमारी फॉर्मूला बुक में, है ना। ई एक्स मतलब मीन ठीक है। ये हो गया दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो ये क्या मीन, तो अब मीन इसके लिए कैसे निकालेंगे, हम लोग देखते हैं कि सिग्मा है तो सिग्मा को खोलना पड़ेगा। तो सिग्मा खोलने के बाद क्या आएगा, x1 क्या है मेरा, ये मेरा x1 है 2, है ना, मतलब i 2 से जा रहा है, xn क्या है 12, तो ये मेरा हो गया, इसको यहाँ साइड में लिख देते हैं। तो ये मेरा हो गया सिग्मा i इक्वल्स टू 2 से लेके, इसको अच्छे से लिख देते हैं, i इक्वल्स टू x1 से लेके xn xi pi। ठीक है। i इक्वल्स टू 0 से लेके n होगा या 1 से लेके, जो भी हमारा नंबर हो हमें बस समेशन से लेना देना है। ठीक है, यहाँ पे हाँ ठीक है। तो i इक्वल्स टू 1 से लेके n तक है xi pi। अब यहाँ पे मेरा xi क्या है 2, मतलब मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ 2 से लेके, मेरा i जो है वो 2 से लेके, हर केस के लिए अलग अलग होगा, 2 से लेके 12 तक जा रहा है xi pi। मेरा n 12 है ना, लास्ट ऑब्जर्वेशन 12 है, तो 2 से लेके 12 तक जा रहा है। इस केस में 1 से लेके n तक जा रहा है, n कोई भी नंबर हो सकता है, ये जनरल फॉर्मूला था, है ना। और इसमें 2 से लेके n तक जा रहा है, तो अब इसको हम लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/36, 2 इंटू 1/36, 1/36 कहाँ से आई, p ऑफ i करस्पॉन्डिंग टू xi। पहले देखते हैं 2 कहाँ से आया, ये 2, तो xi मतलब i की जगह 1 डालेंगे, तो जो फर्स्ट टर्म है वो 2 है ना, जो मेरा फर्स्ट टर्म है वो 2 है, तो वो यहाँ पे आ गया xi, और उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी pi 1/36, दोनों मल्टीप्लाई हो गए, प्लस नेक्स्ट टर्म i इक्वल्स टू 3, है ना। ओ सॉरी, यहाँ पे i1 ही आएगा, x1 से लेके ये जा रहा है कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, x1 से लेके ये 11 तक जा रहा है, ये हम कहें 2 से लेके जहाँ तक जा रहा है, तो इसमें x2 की वैल्यू 2 है, x3 की वैल्यू 3 है। ठीक है, वो सब हमें मैनेज करना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं ये एग्जांपल, तो इसमें हमें सिग्मा पे जो लिमिट्स निकालते हैं उसका खास करके ख्याल रखना पड़ेगा। अब हम जनरली लिख देते हैं कि मेरा जो वैल्यू है वो x1 से लेके xn तक जा रहा है, और यहाँ पे xi pi है ना, तो मेरा xi यहाँ पे पुट होगा xn तक, उसके करस्पॉन्डिंग pi भी जो होगा वो भी पुट होगा। ठीक है, तो ये सिग्मा के जो अंदर वाला पार्ट है ये वेरिएबल होता है, और ये जो बाहर होते हैं वो कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, तो ऐसे ही सबका लिख देते हैं, +3 इंटू 1/36, 3 इंटू 2/36, सॉरी 3 इंटू 2/36, प्लस 4 इंटू 3/36,
हमें सारे नंबर्स को ऐड करना है, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उस सारे जितने भी टर्म्स बनेंगे उनको ऐड करना है ना। प्लस 5 इंटू 4/36, 5 इंटू 4/36 है ना, 5 इंटू 4/36 प्लस 6 इंटू 5/36 प्लस 7 इंटू 6/36 प्लस 8 इंटू 5/36 है ना, प्लस 9 इंटू 4/36 प्लस 10 इंटू 3/36 प्लस बचा 11 और 12, 11 इंटू 2/36 प्लस 12 इंटू 1/36। तो इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि ये देखो सब में बाय 36 कॉमन आ रहा है ना, बाय 36 कॉमन आ रहा है। तो पहले तो 36 कॉमन निकाल लेते हैं नीचे से, तो सबके 36 मिटा देते हैं। कॉमन निकालने से हमारी कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाती है। तो जहाँ पे भी कॉमन निकल सके अननेसेसरीली, जहाँ पे हमको लग रहा है कि सिंप्लीफाई करने से फ़ायदा होगा और कॉमन भी निकल रहा है, तो वहाँ से कॉमन निकाल लेना फ़ायदेमंद होता है। इससे टाइम थोड़ा बचता है कैलकुलेशन में। तो ये है, इसको पूरे से हमने निकाला 1/36 कॉमन, ठीक है। अब ये देखो जिनके भी कोएफिशिएंट सेम है, जैसे 2 इंटू 1 है 2 और 12 इंटू 1 है, यहाँ पे 2 इंटू 1 है, तो 1 अगर कॉमन निकालूंगा तो 12 प्लस 2 14। अब इसके और इसके सेम है तो इसमें 2 कॉमन निकालूंगा तो 11 प्लस 3 14। अब इसका देख लो, इसमें 3 और 3 कॉमन है तो कॉमन निकाल लूंगा तो 10 और 4 14। तो मेरे पास क्या बन गया, फिर से इसको वापस मिटा देते हैं। मेरे पास क्या बन गया 1 इंटू 14 से लेके प्लस 2 इंटू 14 प्लस 3 इंटू 14 प्लस 4 इंटू 14 प्लस 5 इंटू 14 है ना। अगर यहाँ पे जो ये है 12 प्लस 2 14, 3 प्लस 11 14, 4 प्लस 10 14, 5 प्लस 9 14, 6 प्लस 8 14 और एक 7 आएगा, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, इनको ग्रुपिंग कर लेते हैं। तो हम लोग लिखते हैं, तो कितने ग्रुप्स बन गए हमारे पास टोटल, एक तो ये 1 वाला बन गया, 2 वाला बन गया, 3 वाला बन गया, 4 वाला बन गया, 5 वाला बन गया। 5 इंटू 14 तक बन गए, प्लस एक बचा 6 इंटू 7 बचा। इसको भी हम लोग लिख देते हैं, 6 को 3 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, तो इसको लिख देते हैं 3 इंटू 14 फिर से, ठीक है। अब ये सब बन गए। अब इस बनाने का फ़ायदा क्या हुआ, अब मैं 14 कॉमन निकाल सकता हूँ, है ना। तो मैंने निकाला 14 कॉमन, बाहर आया 14/36 और अंदर आया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 3। अंदर कितना सिंपल सा बन गया, है ना। इसको दोबारा लिख देते हैं समझ के। बाहर निकल गया 14/36, अंदर बचा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 3, ठीक है। ये हो गया। तो अब मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ, ये हो जाएगा 14 और 36 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 और यहाँ पे 18 हो जाएगा।
तो एक काम करते हैं, यहाँ पे गंदा नहीं करते हैं, नेक्स्ट वाले स्टेप में लिख देंगे 7/18, ठीक है। यहाँ पे अभी लिखते हैं हम 14/36, ठीक है। पहले इसका समेशन भी कर लेते हैं साथ ही साथ। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, + 3 18, ठीक है। तो ये क्या 14/36 × 18, अरे वाह। तो इसमें क्या हो गया, डायरेक्टली 18 और 36 2 से कट गए, और सिंपल हो गया। और 14 भी 2 से कटता है, 7, है ना। तो फाइनली मेरा आंसर आ गया 7। ये मेरा आ गया मीन उस क्वेश्चन का जिसमें हम लोग केस कंसिडर कर रहे थे कि 2 डाइस फेंकी है, जिसमें हमने 2 डाइस फेंकी है और उनके जो नंबर्स आ रहे हैं उसका सम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट में लिखने के लिए। ये हो गया। तो ऐसे निकालते हैं मीन। ये क्वेश्चंस जनरली 4 to 5 मार्क्स के लिए आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। जो हमने पहले रैंडम वेरिएबल्स तो खत्म हो चुका है, तो पहले जो हमने रैंडम वेरिएबल्स के लिए क्वेश्चंस किए थे वो जनरली 2 to 3 मार्क्स में आते हैं, जिसमें रैंडम वेरिएबल आइडेंटिफाई करना होता है और डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ये बनाना होता है। अब इसमें मीन और वेरिएंस में क्या होता है, और एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं, हमें डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के बाद भी मीन और वेरिएंस निकालने पड़ते हैं, है ना। तो इसलिए ये क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स के होते हैं, वो होते थे 2 to 3 मार्क्स के, और ये होते हैं 4 to 5 मार्क्स के। तो हम समझते हैं कि वेरिएंस क्या होता है। फिर बाद में इसी एग्जाम्पल में हम फिर वेरिएंस को भी लगा के देखेंगे